आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक पैरासाइट के बारे में जिसको माइक्रोस्पोरिडिया बोला जाता है। ये माइक्रोस्पोरिडिया माइक्रोस्पोरा फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली के अंदर इसके अंदर जितने भी पैरासाइट्स आते हैं उनमें दो प्रॉपर्टीज़ होती है। एक उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो काफ़ी माइन्यूट होते हैं, माइक्रो काफ़ी छोटे होते हैं स्ट्रक्चर में, और सुपोरा यानी कि ये सुपोर का प्रोडक्शन कर देते हैं। जिस तरह से बैक्टीरिया सुपोर का प्रोड्यूस कर देता है, इसी तरह से ये इसमें जो स्पीशीज़ है ये भी सुपोर का प्रोडक्शन कर देते हैं, और ये काफ़ी माइन्यूट होते हैं। सेकंड पॉइंट पे हमने लिखा काफ़ी माइन्यूट ही होते हैं। इसके अलावा ये इंट्रासेलुलर होते हैं इन नेचर। जिस तरह से हमने देखा, एक वायरस जो होता है उसको रेप्लिकेशन के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक सेल की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह से जो माइक्रोस्पोरिडिया होता है, इनको भी एक सेल की नीड होती है जिस सेल के अंदर ये खुद का रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ग्राम पॉजिटिव का यहाँ ये मतलब नहीं होता है कि इनके पास ग्राम पॉजिटिव की तरह इन सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है ग्राम पॉजिटिव इन नेचर कि अगर यहाँ पे आप ग्राम स्टेनिंग का यूज़ कर सकते हो, तो इस ग्राम स्टेनिंग के यूज़ करने से ये जो पैरासाइट है ये फर्स्ट डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस तरह से हमने देखा होगा कि ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग के अंदर जो फर्स्ट डाई होती है वो क्रिस्टल वायलेट होती है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सारे क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपी में उनका स्ट्रक्चर वही वायलेट या पर्पल कलर का होता है। इसी तरह हम इस पैरासाइट के अंदर भी देखते हैं कि अगर हम ग्राम स्टेनिंग का यूज़ करेंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर इनका कलर या तो पर्पल होगा या उनका कलर जो है वायलेट कलर का हो सकता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सुपोर का प्रोडक्शन कर देते हैं, तो दो इसमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। एक ये काफ़ी माइन्यूट होते हैं, और दूसरा जो है ये सुपोर का प्रोडक्शन कर देते हैं। अब माइक्रोस्पोरिडिया जो है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसका हैबिटेट क्या होता है? तो इसके डिफरेंट हैबिटेट हो सकते हैं। अब जिस एरिया में इसको पाया जाता है उस हिसाब से इसके डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं। जैसे इसको पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसका ज़्यादातर जो है हम देखते हैं ज़्यादा ये पाया जाता है इस एरिया के अंदर। इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी देखते हैं। इसको कंजक्टिवा आई के अंदर इसको हम देखते हैं। इसको हम सिकलटल मसल के अंदर, और इसके अलावा इसको हम ब्रेन के अंदर भी देख पाते हैं। तो ये इसके हैबिटेट है, यानी इसका कोई पर्टिकुलर हैबिटेट नहीं होता है। समटाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, समटाइम्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, कंजक्टिवा के अंदर, समटाइम्स उसको सिकलटल मसल, और समटाइम ब्रेन में भी इसको देखा जाता है। अच्छा, माइक्रोस्पोरिडिया जो है इसमें एक काफ़ी इंटरेस्ट ये रह चुका है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये पैरासाइट है फर्स्ट पैरासाइट है जिसको सबसे पहले स्टडी किया गया था, और स्टडी करने वाला था लुईस पाश्चर। 1863 में एक्चुअली में हुआ क्या था, एक सिलिक वर्म डिजीज़ जो है ये इसका एपिडेमिक हुआ था फ्रांस के अंदर, सिलिक वर्म्स के अंदर। तो उसमें देखा गया कि जो सिलिक वर्म्स होते हैं वो, उन्होंने कंटेमिनेटेड मलबरी लीव्स को कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सिलिक वर्म्स की डेथ हुई थी। तो एक एपिडेमिक हुआ था फ्रांस के अंदर। अब ये जो लुईस पाश्चर है इसका इंटरेस्ट बढ़ा था इसके अंदर कि एक्चुअली में इनकी डेथ किस वजह से हुई थी, जिसकी वजह से ये इन सिलिक वर्म्स के ऊपर एग्जामिनेशन कर रहा होता है। और इस एग्जामिनेशन में ये क्या देखता है, ये देखता है एक्चुअली जो सिलिक वर्म्स की डेथ हुई है, इसके पीछे जो है एक पैरासाइट है जिसको नोसीमा बॉम्बिसिस बोला जाता है। ये नोसीमा बॉम्बिलिस एक माइक्रोस्पोरिडियम पैरासाइट ही होता है जो इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पे ही जो है इसका इन्वेंशन हुआ कि एक्चुअल में माइक्रोस्पोरिडियम होता क्या है। तो इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं, जो नोसिमा बॉम्बिकस है ये फर्स्ट माइक्रोस्पोरिडिया है जिसको इन्वेंट किया गया था। और इन्वेंट किसने किया था, इसको इन्वेंट किया था लुईस पाश्चर ने इन 1863। अच्छा, माइक्रोस्पोरिडिया पहले बोला गया था कि ये जो माइक्रोस्पोरिडिया है ये एक एनिमल पैरासाइट है, क्योंकि जैसे हमने कहा सिलिक वर्म के अंदर ही फर्स्ट टाइम इसको देखा गया। लेकिन 1980 में जब हमने फर्स्ट टाइम जाना कि एक डिजीज़ है जिसका नाम एडिस है, क्योंकि एडिस के अंदर होता कि हमें पता है हमारा इम्यून सिस्टम इसके अंदर सप्रेस हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। और ऐसे कंडीशन में जब किसी को एड्स हो जाता है तो उसको मल्टीपल डिजीज़ जो है वो
वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए देखा गया कि जब 1980 में एड्स नाम की डिजीज़ हुई तो देखा गया कि ये जो माइक्रोस्पोरिडियम नाम का पैरासाइट है ये इन एड्स पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन काज करता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही सप्रेस होता है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो पैरासाइट है पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स को या उन ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। ज़रूरी नहीं है कि खाली एड्स की वजह से हो सकता है, दूसरे डिजीज़ भी हो सकते हैं, जैसे किसी को कैंसर होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को किडनी फेलियर होता है। ऐसे कंडीशन में भी माइक्रोस्पोरिडिया जो है वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी, ये चूंकि प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करता है इसीलिए हम इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर सिंगल सेलड होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा इनको कि ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, तो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनको जो है एक सेल की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर होते हैं वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से स्पोर्स बनते हैं। उस टर्म को हम स्पोरोगोनी बोलते हैं। ये जो स्पोरोगोनी है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है, यानी हमारे बॉडी में स्पोर आता है। इस स्पोर का जो है बाइनरी फिशन होता है बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी टर्म को हम स्पोरोगोनी का नाम देते हैं। ये स्पोर जो है काफ़ी छोटे होते हैं। इनका जो डायमीटर साइज़ होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर जो है इन साइज़ में होते हैं। स्ट्रक्चर में ये या तो ओवल शेप के होते हैं या जो है ये राउंड होते हैं। तो या तो ये राउंड के शेप होते हैं या ये ओवल शेप्ड रहते हैं। इनके पास एक पोलर फाइलेमेंट होता है, एक पोलर सैक होता है जहाँ से सारे बॉडीज़ अराइज हो जाते हैं, और इसी पोल से ये बॉडी के अंदर एंटर या सेल्स में एंटर हो जाता है। अगर यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखना है, क्योंकि इसके माइक्रोस्पोरिडियम के डिफरेंट जो है स्टेजेस होते हैं, इसमें डिफरेंट शेप्स होते हैं इसके, इस पैरासाइट के। लेकिन इसमें ये जो स्पोर का ये जो स्पोर फार्म इसमें है, जो इसका स्पोर है, इसमें एक ये कैपेबिलिटी है कि ये सेल के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा अभी कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। लेकिन इसकी में ये जो स्पोर प्रेजेंट होता है, ये वाला जो फॉर्म है स्पोर, ये सेल के बाहर भी जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये जो स्पोर होता है ये डबल वॉल्ड होता है। तो एक आउटर लेयर जिसको हम एक्सोस्पोर बोलते हैं जो प्रोटीनस इन नेचर होता है, और एक होता है एंडोस्पोर जो कि इसकी इनर लेयर होती है। सो ये माइक्रोस्पोरिडिया का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो बाहर की लेयर होती है इसको हम एक्सोस्पोर बोलेंगे, और इस एक्सोस्पोर के आगे जो लेयर होती है इसको हम एंडोस्पोर बोलेंगे। एंडोस्पोर के आगे अगर आप देखोगे तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जो बाहर की लेयर है ये इसका एक्सोस्पोर है। एक्सोस्पोर के अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्सो मेम्ब्रेन के बिटवीन का जो ये एरिया होता है इसी को हम एंडोस्पोर बोलते हैं। इसके अलावा इसके पास अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ ये जो एरिया है पोलर सैक होता है जहाँ से इसका स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है, और ये पोलर ट्यूब्स होते हैं जो चारों तरफ ये थ्रेड स्ट्रक्चर होते हैं, ये इसका पोलर ट्यूब होता है। इसके सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हम पोलर ट्यूब को भी देखते हैं, और नीचे वाले पार्ट में जो है वो पोस्टीरियर वैक्यूल होता है। ये एरिया जो है ये इसका बैक साइड यानी कि नीचे वाला स्टेज होता है। नीचे वाला जो है एरिया होता है पोस्टीरियर एरिया। तो इट मीन्स कि ये जो एरिया है ये इसका एंटीरियर एरिया होगा। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। इसका लाइफ साइकिल जो है, चूंकि यहाँ पे ये सिंगल होस्ट में जो है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, जो कि ह्यूमन हो सकता है, जो कि यहाँ पे एनिमल हो सकता है। तो यही जो है यहाँ पे इसके इनडेफिनिट होस्ट हो सकते हैं। इनडेफिनिट मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो जाता है वो डेफिनेट होस्ट के अंदर ही हो जाता है। तो यहाँ पे सिंगल होस्ट या तो ह्यूमन होगा या एनिमल्स हो सकते हैं। अब ये जो स्पोर है ये हमारे बॉडी में कैसे आ सकता है, इसके दो रूट्स है। या तो ये इंजेक्शन की हेल्प से आएगा, यानी अगर हमने कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को कंज्यूम किया उसकी हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, या बाय इन्हेलेशन की हेल्प से भी हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है।
ये ईयर के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर ये इंजेक्शन यानी किसी कंटेमिनेटेड फूड की वजह से बॉडी में आता है तो पर्टिकुलरली ये हमारे इंटेस्टाइनस को ही इन्फेक्ट करता है। लेकिन अगर ये इन्हेलेशन के थ्रू बॉडी में आता है तो यहाँ पे ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। तो जैसे ही ये जो पैरासाइट होता है जैसे हमारे बॉडी में एंटर होता है तो पर्टिकुलरली ये ड्यूडेनम के अंदर ही इसको पाया जाता है। ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, ये अपने जो स्पोर होता है ये हमारे सेल्स के अंदर विच इज़ एंटीरोसाइट सेल्स, इन सेल्स के अंदर जो है ये एंटर कर जाते हैं। और एंट्री किस तरह से करते हैं, ये जो एंट्री करते हैं ये अपने ऊपर वाले स्टेज यानी कि यहाँ पे जो हमने पोलर सैक पढ़ा जो कि ऊपर एरिया होता है पोलर सैक, तो इस वाले एरिया से ये हमारे एंटीरोसाइट सेल्स के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। तो एंटीरोसाइट सेल्स के अंदर ये एंटर हो पाते हैं। उसके बाद ये हमारे इन एंटीरोसाइट सेल्स में ही क्या करते हैं, बाइनरी फिशन की हेल्प से यानी म्यूरोगोनी की हेल्प से ये क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। म्यूरोगोनी क्योंकि यहाँ पे म्यूरोजाइटस का प्रोडक्शन हो जाता है, विच मीन्स कि अगर ये एक पैरासाइट है जैसे ये मैच्योर होता है इसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे म्यूरोजाइटस होते हैं। फिर यही म्यूरोजाइटस यहाँ से बाहर निकलते हैं और यही फिर दूसरे टाइप के स्पोर्स का प्रोडक्शन कर देते हैं। तो इस तरह से जैसे म्यूरोजॉइट्स बाहर निकलते हैं तो ये मल्टीपल यहाँ पे स्पोर्स का प्रोडक्शन कर देते हैं। तो ये सिंपल इसका लाइफ साइकिल रहता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन सी डिजीज़ काज हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि जो नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल ह्यूमन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर हम कोई डिजीज़ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादातर ये जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक होता है, ऐसे पेशेंट्स में हम इसके साइन सिम्टम्स देख पाते हैं। तो फर्स्ट साइन सिम्टम जो यहाँ पे है सिम्टम वो हम देखते हैं डिबिलिटेटिंग डायरिया। डिबिलिटेटिंग डायरिया का मतलब क्या होता है, पेशेंट जो है वो डायरिया हो जाता है, लेकिन डिबिलिटेटिंग का मतलब है यहाँ पे क्रॉनिक डायरिया हो जाता है। पेशेंट की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, उसी को हम डिबिलिटेटिंग डायरिया बोलते हैं। पेशेंट में साइनसेस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट में कॉलेंजाइटिस देखने को मिल जाता है। कॉलेंजाइटिस का मतलब होता है जो बाइल डक्ट होता है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाता है। बाइल डक्ट, हमें पता है बाइल डक्ट का क्या काम होता है, इसका काम होता है बाइल को कैरी करना। ये बाइल को फ्रॉम गाल ब्लैडर टू स्मॉल इंटेस्टाइन तक ले जाते हैं। तो यही काम होता है हमारे बाइल डक्ट का। और सम टाइम में जब इस बाइल डक्ट में इन्फेक्शन होता है उसी टर्म को हम कोलेंजाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा अगर हमने इन्हेलेशन इस पैरासाइट को किया तो ये हमारी ब्रोंकियोल्स को हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन काज कर सकता है, उसी टर्म को हम ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा इससे मायोसाइटिस हो सकता है। इस मायोसाइटिस से क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं, टायर्ड होते हैं और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लास्ट वन यहाँ पे हमने लिखा है कैराटो कंजक्टिविटीज़। तो इसके अंदर जो है हमारा जो कंजक्टिवा होता है आई का, इसके अलावा हमारा जो कॉर्निया है यानी कंजक्टिवा, इसके अलावा हमारा जो कॉर्निया होता है इसके अंदर इन्फेक्शन होता है, पेशेंट में पिंक आइज़ हमें नज़र आता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें नज़र आते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हमें डायरिया नज़र आता है, लेकिन वो डायरिया उतना ज़्यादा जो है वो क्रॉनिक नहीं होता है। नाउ इट इज़ लैब डायग्नोसिस। तो अगर हमें इसको डायग्नोज करना हो लैब के अंदर तो फर्स्ट हमारे पास टेक्निक रहती है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी जब भी हम करेंगे सबसे पहले हमें स्पेसिमेन चाहिए। यहाँ पे स्पेसिमेन हम यहाँ पे स्टूल ले सकते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ये सुपोर प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब स्टूल के अंदर भी इसकी प्रेजेंस होगी। इवन कि ये किडनी को भी इन्फेक्ट काज कर सकता है, तो जिसके अंदर यूरिन के अंदर इसको आप देख सकते हो। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर इसको आप देख सकते हो, क्योंकि ये मेनिंजाइटिस काज कर सकता है। इसके अलावा समटाइम्स हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ से भी इन स्पेसिमेन से भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसके बाद हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसको बायोप्सी बोला जाता है, और फिर इसी को पैथोलॉजी लैब के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पे हम इस इंटेस्टाइन पार्ट को देखते हैं कि इसके सेल्स के अंदर क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं। या इसके अलावा अगर यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है तो इन सेल्स के अंदर फिर ये पैथोजन का स्पोर भी प्रेजेंट होगा, वो हम इस बायोप्सी की हेल्प से देख सकते हैं।
अगर हमें सुपोर को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई वैसे भी हम कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे आप ड्राई वेट जो हम ड्राई वेट मेथड यूज़ करते हैं जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड का हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प से भी हम सुपोर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि जो सुपोर वहाँ हम देखते हैं वो बिल्कुल कलरलेस होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं सुपोर को हम कलर देंगे, तो यहाँ पे दो हमारे पास स्टेन अवेलेबल है। एक हमारे पास ग्राम स्टेनिंग है, इसके अलावा हमारे पास पास स्टेनिंग है विच इज़ पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, जिसको हम पास भी बोलते हैं। तो ये भी इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम एबनॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अगर आप चाहते हो इस पैरासाइट के इंट्रासेलुलर और ऑर्गेनल्स को देखना, तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसका यूज़ हम इसको देखने के लिए कर सकते हैं। अगर हमें इसके जेनेटिक मटेरियल को देखना है, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में हम यूज़ करते हैं पीसीआर। इसका ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए है नहीं, लेकिन अगर इंटेस्टाइन के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है तो ऐसे कंडीशन में दो ड्रग्स को हम देते हैं, पैरासाइटिक ड्रग्स। एक है उसके अंदर एल्बेंडाजोल और दूसरा जो यहाँ पे ड्रग है इट इज़ मेट्रोनिडाजोल।